डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजल सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आप तक सरकार की योजनाओं से जुड़ी तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं। हमारा मकसद होता है कि हमारे दर्शक, हमारे किसान सभी योजनाओं को लेकर जागरूक हो और उनका पूरा लाभ ले सकें, क्योंकि सरकार का भी यही प्रयास है कि हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ जाए। इस कार्यक्रम में हम आपको उन योजनाओं के बारे में भी बताते हैं जो कि सीधा हमारे गांव, हमारे किसान से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो सरकारी योजनाएं हों या फिर हमारे किसानों से जुड़ी हुई ऐप्स हों, पोर्टल्स हों, वेबसाइट्स हों, उनके बारे में विस्तृत जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। आज जिस योजना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ख़ास है। हमारे जीवन स्तर को बेहतर करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और वो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। यानी हर व्यक्ति को एक घर मिले, उसके सर पर एक छत हो और जो समाज का सबसे वंचित वर्ग है ग्रामीण क्षेत्र में, उसे भी मकान मिले, उसका अपना घर हो। इसके लिए सरकार आपके साथ है। तो चलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट आज के सार में। सम्मानजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार है। सिर पर एक अदद छत सम्मानजनक जीवन का ही हिस्सा है। सरकार इस सिलसिले में काफी कोशिशें कर रही है। इसी दिशा में 2015 के दौरान उसने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और अगले साल यानी 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मकसद समाज के सबसे गरीब तबके को आवास उपलब्ध कराना है। लाभार्थियों का चयन 3 चरणों वाली कठोर सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। घर के निर्माण में कुशल राजगीर स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हैं। इस तरह बना घर संरचनात्मक रूप से मजबूत और सुंदर होने के साथ साथ सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल भी होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2,95,00,000 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 2,60,00,000 से अधिक घर बनकर तैयार हो चुके हैं, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों के जीवन में सुधार हुआ है। ये योजना महिला सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाएं अब तक बने कुल घरों में से 72% की या तो अकेली मालिक हैं या घर के पुरुष सदस्य के साथ संयुक्त मालकिन का दर्जा रखती हैं। 1100 से अधिक ट्रांसजेंडरों को भी घर दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवंटन के दौरान 15% घर अल्पसंख्यक समुदायों के लिए, जबकि 60% अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के लिए हैं। जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, इसका उद्देश्य भी बड़ा रूप ले रहा है। अब इसका लक्ष्य आश्रय की बुनियादी जरूरत को पूरा करना भर नहीं रह गया है, बल्कि इसका मकसद लाखों लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना भी है, ताकि एक मजबूत और अधिक लचीला ग्रामीण भारत तैयार हो सके। तो ये था योजना का सार, जिसमें हमने आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसी के साथ ही सरकार आपके साथ में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात होगी विशेषज्ञ से। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। आइए बात करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ से। इससे जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। आइए आपकी मुलाकात करवा दें उनसे। हमारे साथ गया प्रसाद जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप उप महानिदेशक हैं ग्रामीण आवास ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में।
तो इस योजना से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातें हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। तो सर शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले ये योजना कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं कि जीवन में हर किसी का सपना होता है कि उसका एक अपना आशियाना हो, एक घर हो, और इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत भी करता है। कई लोगों के सपने साकार नहीं हो पाते हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन अब सरकार हमारे नागरिकों के साथ है, ग्रामीणों के साथ है। कैसे इससे लाभ हो रहा है, उनका सपना कैसे साकार हो रहा है? ये आपने बहुत सही बात कही कि रोटी, कपड़ा और मकान जी। आदमी की ये आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है, और घर बनाने के लिए सरकार ने इसी आवश्यकता को पूरी करने के लिए वर्तमान सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की। और न केवल शुरुआत की बल्कि उससे पहले यह सुनिश्चित किया कि किन्हें घर दिया जाना है। जी। उनको ये हम लोगों ने एक सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, इसको लोग अन्य रूपों में देखते हैं, 2011 में हुई थी, जिसके आधार पर भारत सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि कौन लोग हैं। उस जनगणना में सभी तरह के आंकड़े एकत्रित किए गए थे, लेकिन एक आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है इस योजना के लिए, वो ये है कि कितने लोग कच्चे घरों में रह रहे थे उस समय। इस बात का स्पष्ट आकलन किया गया और ये चिन्हित करके निकाला गया कि कितने परिवार हैं जो लगभग उस समय 17.5 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। उनमें से ये पाया गया कि लगभग 4 करोड़ 3 लाख लोग उस समय कच्चे घरों में रहते थे। लेकिन सरकार की स्पष्ट नीति और स्पष्ट दिशा के साथ यह सुनिश्चित किया गया कि चूंकि ये जनगणना 2011 में हुई थी, योजना 2016 में प्रारंभ की जा रही थी, उस समय यह सुनिश्चित किया गया कि एक बार राज्यों से पुनः इसका सत्यापन करवा लिया जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये 4 करोड़ 3 लाख की लिस्ट राज्यों के साथ साझा किया गया। राज्यों ने उसको चूंकि सभी आंकड़े पंचायत वाइज, ब्लॉक वाइज, जिला वाइज और राज्य वाइज उस समय उपलब्ध थे, राज्यों से साझा किया गया। राज्यों ने उसका सत्यापन किया, सत्यापन करके ये बताया कि इस 4 करोड़ 3 लाख लोगों में से 2 करोड़ 95 लाख लोग उस समय योजना के तहत पात्र थे, जो कच्चे घरों में रह रहे थे। इस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो एक यूनिवर्स, क्यों सबके लिए आवास तो कितने लोगों के लिए आवास, इस लक्ष्य का निर्धारण सरकार ने योजना प्रारंभ करने से पहले 2016 में सुनिश्चित किया। और उसके साथ जो है इस लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने पिछले 8 सालों में जो योजना बिल्कुल जैसे कि आपने सिर्फ अपनी बात की शुरुआत ही इसी बात से की कि रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी बहुत ही बेसिक नीड्स हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है कि हर किसी के छत पर, उस सर पर अपनी छत हो। और सरकार इसमें एक तरीके से हम कहें कि लोगों के, हमारे अपने नागरिकों के हैंड होल्डिंग कर रही है। लेकिन सर, जब कोई भी योजना आती है तो उसके साथ ये सुनिश्चित करना भी उतना ही ज़रूरी होता है कि सही पात्र को, जो वाकई में जिनको आवश्यकता है, उन्हीं को ही वो सुविधा मिले, नहीं तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। तो इसको किस तरीके से सुनिश्चित किया जाता है, इसके लिए किस तरह का फिल्टर काम करता है? एकदम सही। मैं पहले भी यही उल्लेख कर रहा था कि योजना में यह चीज़ स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, इसके दिशा निर्देशों में न केवल उल्लिखित है बल्कि उसका ठीक से क्रियान्वयन भी हो रहा है। यह निश्चित है कि किन लोगों को किनको पात्र माना जाए। तो इसके लिए उस समय 13 जो है वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, जैसे घर किनको नहीं मिलना चाहिए, जिनके पास पहले से पक्का घर है उनको नहीं घर मिलना चाहिए, जिनके पास, जिस परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है उनको घर नहीं मिलना चाहिए, जिनकी इनकम जो है उस समय किसी भी परिवार के सदस्य की 10,000 से ज़्यादा इनकम हो उन्हें नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद जिनके घर में कोई इनकम टैक्स पेई है या कोई प्रोफेशनल टैक्स दे रहा है, या जिनके पास भूमि की उस समय जो है 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित या इस प्रकार के भूमि थे। तो कहने का मतलब 13 बहिष्करण मानदंड पूरी तरह से डिफाइंड थे। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित था कि किनको निश्चित रूप से मिलना चाहिए, जैसे जो बेचारे भूमिहीन हैं, जो आवासहीन हैं, जो पीबीटीजी परिवार हैं, जो आपके जनजातीय समूह के प्राथमिक रूप से हैं उनको। तो कहने का मतलब यह है कि योजना का मानदंड पूरी तरह से स्पष्ट था
कि कौन लोग पात्र होंगे कौन नहीं होंगे। न केवल ये किया गया बल्कि इन सूची को तैयार करके जो इसका एक अपना MIS सिस्टम है जिसको कि हम आवास सॉफ्ट कहते हैं, उसमें पंचायत वाइज ब्लॉक वाइज सब जगह स्पष्ट है। और न केवल इतना ही बल्कि ये सूची प्रमुख रूप से किसी भी सरकारी बिल्डिंग की दीवार पर या पंचायत भवन पर या स्कूल की बिल्डिंग पर इस प्रकार के किसी भी सरकारी पर पूरी तरह से स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। न केवल सूची बनी बल्कि सूची की वरीयता भी निर्धारित है कि कौन पहले नंबर पर होगा, कौन 2 नंबर पर होगा, किस इस प्रकार से वरीयता सूची बना करके स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। बिल्कुल सर, मतलब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सभी वर्ग जो वंचित वर्ग हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और वो 13 जो आपने बताया कि वर्जित मतलब जो जिनको नहीं मिलना चाहिए, उसके बाद एक वरीयता है, उसमें भी जो वंचितों में भी सबसे ज़्यादा वंचित कौन है उन्हें वरीयता दी जाएगी। लेकिन इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि अन्य लोग जो हैं जिनको आवश्यकता है उन्हें सूची में नहीं रखा जाएगा, उनका भी नंबर आएगा लेकिन हो सकता है थोड़ा आगे पीछे, यही मतलब हुआ सर इसका? जी एकदम आप कह रहे हैं कि देखिए होता क्या है, जब वरीयता निर्धारित की जाती है तो उनमें ये देखा जाता है, उनकी कैटेगरी का ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये योजना के प्रारंभ से ही 60% कम से कम आवास SC और ST को दिए जाएंगे। ये योजना के प्रारंभ से ही दिशा निर्देश में स्पष्ट उल्लेख है। यदि SC ST परिवार पूरी सूची में राज्य के नहीं हैं और राज्य जब ये कहती है कि अब कोई SC ST नहीं बचा, तब ये SC ST की सूची का परिवार ये संख्या बाकी को हो जाती है। लेकिन ये है वरीयता देने के लिए, अगर उसमें अदर्स कैटेगरी के भी लोग हैं तो उनको भी आवास दिया जाएगा, ये सुनिश्चित करती है योजना। जी ठीक है सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको बहुत पारदर्शी तरीके से तैयार किया गया है, पूरी पारदर्शिता इसमें रखी गई है, और जो जिसे कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, इसे सुनिश्चित करने के लिए भी पूरी एक प्रणाली है, उसमें किसी तरह का कोई लीकेज ना हो, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी सुनिश्चित की जाती है। तो सर अब मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि हमारे पास बहुत सारे किसान आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए जो नागरिक हैं, वो कई बार सवाल करते हैं कि सूची में हमारा नाम कैसे आएगा, हम अपनी सूची कहाँ देखें। मतलब इसको लेके अभी भी मुझे लगता है कि और जागरूकता फैलाने की या फिर उस व्यक्ति तक जानकारी पहुँचाने की आवश्यकता है। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं दूरदर्शन के माध्यम से ये ज़रूर आग्रह और सूचित करना चाहूँगा सभी हमारे जो ग्रामीण परिवार हैं, ये अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर से एक आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से अब सर्वे किया जाएगा जो अब नए पात्र परिवार जुड़ेंगे। ये मैं बताऊं, जहाँ तक किसी प्रकार के इसमें कोई आवेदन या कोई अन्य चीज़ देने की कोई आवश्यकता नहीं है कहीं भी। पहले भी मैंने उल्लेख किया था कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना पहली सूची थी जिससे लाभार्थी लिए गए। उसके बाद जब हमने उस सूची को संतृप्त कर दिया, तब हमने सरकार ने 2018 में एक सर्वे किया था जिसका नाम आवास प्लस 2018 सूची है। उससे हमने अधिकतम राज्यों के लगभग 19 से ज़्यादा राज्यों की सूची वो भी संतृप्त हो चुकी है। और अब आपको जानकारी होगी कि अभी इस साल के बजट में सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने के लिए न केवल घोषणा की बल्कि अब उसका अनुमोदन भी मिल गया है। और उसमें से जो 5 सालों में 2 करोड़ घर बनाए जाने हैं, तो पहला जो आवास प्लस 2018 की सूची में है उनको संतृप्त करेंगे। उसके साथ ही साथ जो लोग जैसे पहली हुई 11 में सर्वे, फिर 18 में हुआ और आज हम 2024 में हैं, तो इस सूची के बाद भी अनेक ऐसे पात्र परिवार होंगे जिन्हें घर मिलना चाहिए। तो उस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप, जिसका कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, उसके प्रयोग से पंचायत वाइज सर्वे किया जाएगा। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अभी सर्वेयर की मैपिंग का काम हो रहा है। अब सर मैं बहुत ही सामान्य और एक ऐसे दर्शक के लिए सवाल पूछना चाहती हूँ जिसको मान लीजिए आवास योजना के बारे में कुछ भी नहीं पता, किस आवास योजना से कैसे लाभ हो सकता है, क्या कुछ राशि दी जाती है, घर बनता है तो कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, और कैसे वो इसके लिए अप्लाई करे, कहाँ जाए?
एकदम सही कहा आपने। पहले तो मैं ये बताऊं कि इस योजना में जो राशि दी जाती है वह जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और जितने हमारे हिल वाले राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर जो इकाई सहायता है वो 1,30,000 रुपये है। और जो बाकी इसके अलावा जितने भी राज्य हैं वहाँ पर 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता घर बनाने के लिए दी जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ और बताऊं कि बिना शौचालय के कोई भी घर पूर्ण नहीं माना जाता। जी, जी। शौचालय के लिए हम लोग कन्वर्जेंस के माध्यम से, चाहे वो SBMG हो या मनरेगा के से कन्वर्ज करके 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता शौचालय बनाने के लिए दिए। इसके अतिरिक्त 90 दिन या 95 दिन की आकुशल मजदूरी नरेगा के माध्यम से दी जाती है। तो इस प्रकार कुल आर्थिक सहायता लगभग 1,50,000 से लेके 1,60,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। अनेक राज्यों में इसके अतिरिक्त वो अपनी तरफ से भी टॉप अप देते हैं जो ये है। पर ये तो हो गई आर्थिक सहायता की बात। आपने एक बड़ा वाजिब सवाल पूछा कि किसी को पता कैसे लगे जी। इसके लिए सरकार जो अभी हम लोगों ने कम्युनिटी अवेयरनेस का जो जन जागरण के माध्यम से बताया जा रहा है कि जैसे चाहे जो फंक्शनरीज हैं, पंचायत सचिव हैं, ग्राम के स्तर पर रोजगार सहायक हैं, अनेक राज्यों में जो दिशा निर्देश अभी जारी किए गए हैं उनको लेकर के पंचायतवार बैठक करके ऐसे ग्रामीण परिवारों को बताया जा रहा है कि अब ये सर्वे शुरू होने वाला है। इस सर्वे में आपका नाम जरूर जुड़े, क्योंकि यदि नाम छूट जाता है तो नाम जोड़ने का केवल सर्वे के माध्यम से ही इस योजना में प्रावधान है। अब सर हमने बाकी की बहुत सारी योजनाएं भी देखी हैं, इसी तरीके से इस योजना के बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। जिस आर्थिक सहायता का आपने जिक्र किया, तो ये किस तरीके से, क्या जो लाभार्थी है उसके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है या फिर जो कुल लागत आती है वो सरकार वहन करती, उसमें से जो सरकार का जो पार्ट है उसे वहन करती, किस तरीके से होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और ये मैं बताऊं कि प्रारंभ से ही योजना के जो लाभार्थियों को जो ये आर्थिक सहायता दी जाती है ये अधिकतर राज्यों में 3 किस्तों में दी जाती है, लगभग 90% से ज़्यादा राज्यों में। और ये पहली किस्त दी जाती है कि जैसे ही उसको घर स्वीकृत होने के 7 दिन के अंदर पहली किस्त उसे दी जाती है। लेकिन यह केवल उसके लाभार्थी के खाते में ही पैसा दी जाती है। 2016 से ही सबके खाते में ही पैसा जा रहा है। सामान्य रूप से 1,20,000 को 3 किस्तों में ये राज्य को पूरी तरह से छूट है कि वो कितना पहली किस्त निर्धारित करेंगे, दूसरी किस्त का क्या राशि होगी, तीसरी किस्त की क्या राशि होगी। लेकिन पहली किस्त स्वीकृत होने के बाद दूसरी किस्त सामान्य रूप से जब घर प्लिंथ तक पहुंच जाता है तब उसके बाद दी जाती है। और तीसरी किस्त सामान्य रूप से राज्यों में या तो घर विंडो तक पहुंच गया हो या छत की स्थिति पे आ गया हो, यह भी जो है वो सुनिश्चित राज्य सरकार ही करती है। तो इस प्रकार से 3 किस्तों में दिया जाता है। लेकिन इसके घर की क्या स्थिति है इसका फोटो खींच करके जब MIS सिस्टम में ये जो पंचायत स्तर के कर्मचारी हैं, चाहे वो सचिव हों, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हों या रोजगार सहायक हों या एनी फंक्शनरी जो गांव के स्तर पर हैं, जब वो अपलोड कर देता है और उसकी हम लोग हर घर का सामान्य रूप से सभी 5 फोटो लेते हैं जी। और ये फोटोग्राफ सिस्टम में अपलोड होते हैं, अप्रूव होते हैं। उसके बाद फिर जो है वो किस्तें जारी होती हैं। जब घर कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद भी जो है उसकी फ़ोटो ली जाती है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया उसके सीधे खाते में पैसा देते हैं और न केवल खाते में देते हैं, अब तो आधार पेमेंट ब्रिज हो गया है। अब आधार पेमेंट के माध्यम से ही लाभार्थी के खाते में पैसा दिया जा रहा है, जिससे किसी गलत आदमी के खाते में ये पैसा ना जाए। जी सर, अब एक और सवाल, ये भी बहुत ही सामान्य सा सवाल है लेकिन मुझे लगता है कि हमारे दर्शक ज़रूर इसे जानना चाहेंगे कि जो इस योजना के अंतर्गत आवास बनाए जाते हैं, क्या कोई उनका अपना नक्शा होता है?
क्या उसी नक्शे के अनुसार या फिर उसको भी लेकर किसी तरह की गाइडलाइंस है कि इस आवास योजना के अंतर्गत अगर घर बन रहे हैं, वो सरकार की तरफ से राशि मिल रही है लाभार्थी को, तो उसमें भी कुछ मानक है? एकदम सही है ये। मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। भारत सरकार ने जब योजना ये 2016 में प्रारंभ हुई थी, उस समय हमने 3 प्रमुख संस्थाओं के साथ मिलके, जिनमें एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, IIT दिल्ली और UNDP के माध्यम से हमने सभी लगभग 15 राज्यों में सर्वे करवा के, और हमने हर क्षेत्र की ग्रामीणों की सांस्कृतिक ज़रूरतों को देखते हुए, उस क्षेत्र में मटेरियल की जो उपलब्धता है उसको देखते हुए, वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी, बाकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमने 108 हाउस डिजाइन बनाए, जिसका कि पहला संस्करण जो था वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे 2016 में लॉन्च भी किया था। यह सारी डिजाइन राज्यवार सबके साथ साझा भी की गई है, और उसी में से लाभार्थी डिजाइन का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा अनेक राज्यों ने अपने स्तर पर भी इस तरह के काम करके उन्होंने डिजाइन बनाए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डिजाइन पूरी तरह से इस आवास योजना के तहत जो है वो तैयार की गई है, जिसका लाभार्थी चयन करके अपना घर बनाते हैं। जी बिल्कुल। और सर एक चीज़ और यहाँ पे बताइए कि वो जब ये इस तरह की योजना का हमारे किसान या फिर हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग लाभ ले रहे होते हैं, तो उसमें भूमि का क्या रोल होता है? जिस ज़मीन पर वो मकान बनेगा उसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि ये उनके पास अपनी होनी चाहिए। अगर उनके घर में कोई महिला है, उसके नाम पर अगर वो ज़मीन है जिस भूमि पर मकान बनाना चाहते हैं, तो क्या उसका कोई अतिरिक्त लाभ है? इसके बारे में भी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, सामान्य रूप से जब घर स्वीकृत किया जाता है तो उस समय जब जाता है पंचायत स्तर का कर्मचारी, तो उस समय एक तो हम सर्वे के समय जब सर्वे करते हैं उसी समय ये सवाल पूछते हैं कि क्या आपके पास घर बनाने के लिए भूमि है कि नहीं है। तो यदि वो कहता है कि उसके पास भूमि नहीं है, तो बिना भूमि के तो घर बनेगा नहीं। इसलिए और दूसरी बात, भूमि प्रदान करना ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवारों को जिनके पास भूमि नहीं है, ये राज्य सरकार का विषय है। तो हम लोग राज्यों के साथ जिनके पास भूमि नहीं है उनके साथ बैठक करके उन्हें बता करके हम लोग उन्हें भूमि प्रदान कराते हैं। पहली बात ये रही भूमि देने की बात। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि भूमिहीन यदि कोई है तो इसका मतलब उसके पास घर भी नहीं है, और वह हमारी वरीयता में प्रथम स्तर की वरीयता का लाभार्थी है। उसका नाम किसी भी स्तर पर नीचे नहीं आएगा, और जब उसे भूमि मिलेगी तो उसका घर बनाया जाएगा। दूसरी बात, हमारी योजना महिलाओं को बहुत वरीयता दी जाती है, महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल है, और आवास महिलाओं के नाम से ही स्वीकृत किए जाते हैं। उसका कोई अतिरिक्त लाभ भी होता है परिवार को? यदि नहीं, उसके लिए कोई अतिरिक्त नहीं है, लेकिन एक आप जानते हैं कि इससे जिसके नाम से घर स्वीकृत किया जाता है उसको एक आंतरिक जो है वो शक्ति होती, मतलब वो होती है, और वो उसको ये हो। तो कहने का मतलब ये है कि महिला के नाम से स्वीकृत किया जाता है, और यदि कोई महिला नहीं है तब पुरुष के नाम से किया जाएगा। जो हमारे पहले फेज में 2,95,00,000 घर, जिसके 2,66,00,000 घर बनके तैयार हो गए हैं, इसमें से 73% से ज़्यादा आवास महिलाओं के नाम से या संयुक्त रूप से स्वीकृत किए गए हैं। तो ये महिला उत्थान में इस योजना की अपनी एक अग्रणी भूमिका है। जी बिल्कुल। तो हर वर्ग का ध्यान रखा गया है इस योजना में। सर अंत में मेरा एक और सवाल आपसे कि आवास के साथ क्या कुछ और सुविधाएं भी हमारे जो लाभार्थी हैं उनको मिलते हैं इस योजना के अंतर्गत? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं आपको बताऊं, इस योजना का सबसे बड़ी जो शक्ति है पूर्ववर्ती किसी भी आवास योजना से, वो यही है, न केवल हम आर्थिक सहायता देते हैं बल्कि आर्थिक सहायता के साथ जो अन्य आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे बिजली, जैसे पानी जैसे गैस, जैसे आजकल विशेष बल दिया जा रहा है कि जो ये PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, उसके समन्वय से उनको सोलर रूफटॉप दिया जाए। मैं आपको बताऊं, PM उज्ज्वला योजना के साथ गैस कनेक्शन, फिर बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, शौचालय हम लोग समन्वय से दे रहे हैं। और अनेक राज्यों में इस योजना ने जो
तमाम सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जो प्रमुख बदलाव किया है जी। कि आवास योजना एक तरह से एक प्रमुख प्लेटफॉर्म बन गया है अनेक योजनाओं के समन्वय का। और एक डेटा भी आपके पास आ जाता है जी, इससे। तो हर प्रकार का, चूंकि हम जो भी समन्वय कर रहे हैं केवल ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ये हो रहा है, हम बल्कि एक जिसको कहते हैं डिजिटली हम लोग जो है वो भी इस स्कीम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और उससे करके तब हम ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि उसको पानी मिले, उसको बिजली मिले, उसको गैस मिले, उसको बाकी अन्य सुविधाएं मिलें। ये जो है हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं प्रारंभ से ही योजना के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर स्टूडियो में आने के लिए। फिलहाल इसी के साथ ही सरकार आपके साथ में आज इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम सरकार आपके साथ लेकर आए, तो आप इसकी जानकारी हमें ईमेल कर भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। सरकार आपके साथ का ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। आप हमें फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में आप सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। मैसेंजर के माध्यम से या फिर वॉल पर भी लिखकर अपने सवाल, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। इससे भी एक और आसान तरीका आपको बता देते हैं। सरकार आपके साथ का हमारा टोल फ्री नंबर यानी कॉल सेंटर नंबर 1800-113060। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अपनी बात रिकॉर्ड करवाएं, आपके सुझाव, आपकी बात, आपके सवाल हम तक पहुंच जाएंगे। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। सरकार आपके साथ में एक और योजना से जुड़ी पूरी जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।